हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पटना में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं जनरल नॉलेज से 50 टॉप एमबीबीआई क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आईटीआई में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर जो है वहाँ पे आपको दिया गया है निहारिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निहारिका। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य। यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों कि दिया गया ऑप्शन यहाँ पे 4। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है हीलियम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि वीनस कहा जाता है इसको। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी को हम लोग टिक कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर बहुत ही कम समय में लगाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए बुध है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि किसको कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, मतलब नीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है, जल के कारण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, 7 नंबर को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो सर्वाधिक दूरी होती है किसके दौरान होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अपसौर जो है इसके कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो इसका पता होना चाहिए दोस्तों। 9 नंबर जो दिया गया क्वेश्चन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के जो परिक्रमा करने में सबसे कम जो ग्रह लेता है सबसे अधिकतम समय, वो पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जो बृहस्पति है वो सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बिल्कुल ही यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट, यानी कि शनि यहाँ पे जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसी एक से बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि लौह, यहाँ पे लौह यानी लोहा जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि सिंगापुर जो है बिल्कुल ही यहाँ पे निकट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी का जो जमीन है उसका मध्य बीच का जो रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपको बता दें कि मैक्सिको जो है वो किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है। जी हाँ दोस्तों, कितना समय अंतराल ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 घंटा और 30 मिनट यहाँ पे बिल्कुल ही इसका समय अंतराल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है यानी होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 घंटा जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि 4 मिनट का यहाँ पे होता है अंतर। ठीक है दोस्तों, कितना मिनट का अंतर होता है दोस्तों, 4 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जल योजन। ठीक है दोस्तों, जल योजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, अनुमेय प्राकृतिक आपदा पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक आपदा यहाँ पे क्या है, जो ये प्रकृति द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा यानी ईश्वरीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूरी हुई थी, यानी कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर प्रश्न में, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 30 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, लगभग 30 वर्ष पूर्व यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वलित पर्वत का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही बीबीआई एमबीबीआई बोलिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पर्वत है जो श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एंडीज जो है वहाँ पे सबसे बड़ी श्रृंखला है विश्व में। ठीक है दोस्तों, तो एंडीज बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट जो यहाँ पे है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए को हम लोग टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। जी दोस्तों, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दर्रा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दर्रा, तो इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है 26 नंबर प्रश्न में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडलन का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया क्षोभ मंडल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्षोभ मंडल, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जी हाँ दोस्तों,
कौन सी किरण है जो अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरण को? तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में ओजोन मंडल जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी है पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे आयन मंडल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? ठीक है दोस्तों, किस नाम से विदित है यानी किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहिर्मंडल जो है, बहिर्मंडल वो यहाँ पे बिल्कुल सही है यहाँ पे बी में, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे 2010 जो है वो 3 वर्षों में से एक माना जाता है, ठीक है दोस्तों, सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि उष्मा का संवहन जो होता है वो इसके कारण से होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे ए है, तो हम लोग टिक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 34 नंबर के, निम्नलिखित में से किस एक सीमा की कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? जी हाँ दोस्तों, नहीं लगी है तो पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्मेनिया जो है वो यहाँ पे कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध होता है? ठीक है दोस्तों, भूबद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 35 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे डी जो है अरल सागर, वो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो आपको पता होना चाहिए कील जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, कील यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का परिचालन जल पास यानी लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे पनामा नहर जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है लॉक पद्धति के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान देते हैं। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न में, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है पुत्राजया, ठीक है दोस्तों, पुत्राजया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की भी राजधानी नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे जो दिया गया सिडनी, ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है सिडनी, ठीक है दोस्तों, आप सर्च कर लीजिएगा, ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? जी हाँ दोस्तों, सम्मिलित पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि सम्मिलित जो है वो यहाँ पे क्या है, सोलोमन द्वीप है, ठीक है दोस्तों, सोलोमन द्वीप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या कहते हैं दोस्तों, मरु टिब्बा यानी ड्यून कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 43 नंबर, तकला मकान मरुस्थल किस देश में उपस्थित है? जी हाँ दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि किस देश में है, आपका चीन में ये उपस्थित है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी इसको ध्यान से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और नोट भी कर लीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान में है? जी हाँ दोस्तों, कितना भाग रेगिस्तान में है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कितना है दोस्तों, 5वां है,
5वां भाग रेगिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अगला भाग हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? जी हाँ दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि चिली जो है, चिली ये यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है दोस्तों, अमेरिका के लिए। ठीक है दोस्तों, चिली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्या है इसका नहीं मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ट जो है यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न यानी 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कि कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया की तर्मानिया को पृथक करता है? जी हाँ दोस्तों, पृथक करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बॉस जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जी दोस्तों, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे ए जो है बाब अल मंदेब ये जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, जल संधि को जोड़ती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिल्ली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? जी दोस्तों, क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हम्बोल्ट धारा, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन यानी 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर जो है उसमें नहीं पाया जाता? ठीक है दोस्तों, नहीं पाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, पेरू धारा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे इसका। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे टॉप 50 एमबीबीआई प्रश्न देखे जो कि बहुत बार IIT में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप सभी इसका पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से इस क्लास को देख सके और उनका भी IIT में सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो आप सभी बिल्कुल इस क्लास को शेयर कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, और आपका जो क्लास चल रहा है वो टाइम से चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लास भी आ रहा है आप लोगों का, तो इसी तरह के प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।